Namaskar. Welcome to our YouTube channel, Aradhya, the Gateway of Knowledge. आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत बनाए गए लेटेस्ट कानूनों के बारे में, फार्म एक्ट 2020 पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सितंबर 2020 में सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में 3 नए कानून बनाए गए, लेकिन इन कृषि कानूनों का बिल से एक्ट बनने तक का सफर काफी रोमांचक और राजनीतिक द्वंद से भरा रहा। पहला एक्ट हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम दूसरे एक्ट यानी कि द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 पर बात करेंगे। पर इस एक्ट को समझने से पहले इस एक्ट से जुड़े इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ और इश्यूज को समझ लेते हैं। भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लैंड फ्रेगमेंटेशन, यानी अधिकतर किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं। जमीन में खेती करने के लिए चाहिए सीड्स, फर्टिलाइजर्स, फार्मिंग इक्विपमेंट्स, जिनकी कॉस्ट या लागत ज्यादा होती है। लेकिन छोटे खेत होने के कारण यील्ड ज्यादा नहीं हो पाती, यानी इनपुट कॉस्ट ज्यादा है लेकिन यील्ड या प्रॉफिट आउटपुट उतना नहीं है। इस तरह स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की इनकम और उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में बहुत कम होता है। भारतीय कृषि की दूसरी बड़ी समस्या है एग्रीकल्चरल सिस्टम का वेदर डिपेंडेंट होना, यानी कृषि का मॉनसून या बारिश पर डिपेंड होना। इसीलिए ड्राउट यानी सूखा होने पर या ओवरफ्लडिंग होने पर क्रॉप्स नेगेटिवली इफेक्ट होती हैं। इसी के साथ साथ हमारा मेजॉरिटी ऑफ फार्मिंग पैटर्न आज भी ट्रेडिशनल है। तीसरा, पहाड़ी, हिली और मरुस्थली क्षेत्रों में किसानों की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। रास्ते दुर्गम होते हैं और मंडी दूर, यानी ट्रांसपोर्टेशन इन जगहों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसी परिस्थिति में यदि किसान दूर मंडी जाते हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे उनको नुकसान होता है। इसलिए वो कम दाम पर अपने उत्पाद को आसपास ही बेच देते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण उनका उत्पाद पड़े पड़े खराब हो जाता है। इसका मतलब उत्पादन का सही मूल्य इन किसानों को नहीं मिल पाता। नंबर 4, लैंड फ्रेगमेंटेशन होने से जहां प्रोडक्टिविटी कम होती है, वहीं वेदर डिपेंडेंट होने के कारण क्रॉप लॉस का खतरा बना रहता है। इन्हीं कारणों की वजह से एग्रीकल्चरल मार्केट इन इंडिया इज एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल। कृषि क्षेत्र की इस मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी के दो इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1, किसानों को उनके प्रोड्यूस का सही मूल्य नहीं मिल पाता। इस तरह वो हमेशा एक अनसर्टेनिटी में रहते हैं, और यदि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जैसे गन्ना, टमाटर या फलों को बेचना चाहते हैं तो मार्केट में कम रेट्स होने के बावजूद अपने प्रोडक्ट्स को खराब होने से बचाने के लिए डिस्ट्रेस सेलिंग करते हैं, यानी कम दाम में अपने प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं। इन्हीं कारणों के चलते ज्यादातर किसान गरीबी या कर्जे में डूबे रहते हैं। भारत में खासकर महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में बढ़ते हुए फार्मर सुसाइड इस बात की पुष्टि करते हैं। नंबर 2, मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी का दूसरा नेगेटिव इफेक्ट डोमेस्टिक सप्लाई चेन में पड़ता है। बड़ी कंपनी जो एग्री प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल्स की तरह यूज करती हैं, सप्लाई अनसर्टेनिटी में रहती है। ऐसी कंपनीज को एग्री प्रोडक्ट्स बंपर मात्रा में तथा कंटिन्यूअस सप्लाई के फॉर्म में चाहिए, जो मार्केट और प्रोडक्ट अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण संभव नहीं हो पाता। किसानों की इनकम अनसर्टेनिटी और बड़ी कंपनीज की सप्लाई अनसर्टेनिटी का एक प्रॉपर समाधान इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसी बैकड्रॉप में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने इस कानून का निर्माण किया। आइए अब डिटेल में इस कानून के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, ये एक्ट किसानों को एम्पावर करेगा, जिससे वो होलसेल डीलर्स, लार्ज रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स के साथ डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकेंगे, और इससे मिडिलमैन या बिचौलियों की भूमिका एकदम समाप्त हो जाएगी और साथ ही साथ किसानों को उनका सही मूल्य मिल सकेगा। नंबर 2, इसका मतलब इस एक्ट के आने से किसान बड़ी कंपनीज, होलसेल डीलर्स के साथ डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहते हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। बड़ी कंपनीज जैसे कि बिस्किट, चिप्स, जैम, ब्रेड की कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बड़ी मात्रा में आलू, टमाटर या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत ये बड़ी कंपनीज गांव में डायरेक्ट आके किसानों के साथ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत एक निश्चित मूल्य में वह किसानों से उनका प्रोडक्ट हार्वेस्ट के बाद खरीदते हैं। ये अग्रीमेंट प्री प्रोडक्शन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर चिप्स की कंपनी जैसे लेज या अंकल चिप्स को बड़ी मात्रा में आलू की जरूरत होती है, तो वह किसानों से एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग किसान अपने खेतों में आलू उगाएंगे और हार्वेस्ट के बाद उनको एक प्री डिसाइडेड मूल्य पर ये आलू बेच देंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा बड़ी कंपनी और किसान दोनों को होता है। अभी तक जब भी किसान खेती करता था, बाय द टाइम हार्वेस्ट होता था, उसके उत्पादन का मूल्य कभी कभी बाजार में कम हो जाता था। यानी सपोज आलू उगाते समय आलू का मूल्य 30 रुपए है, तो हार्वेस्ट के समय आते आते कभी कभी आलू का मूल्य 20 हो जाता था। इससे किसानों को बड़ा नुकसान होता था।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत बड़ी कंपनीज हार्वेस्ट के पहले ही किसानों के साथ उनके उत्पादन को खरीदने की प्राइस फिक्स्ड कर देगी। तो अगर हार्वेस्ट के समय आलू की कीमत कम भी होती है तो भी किसान आलू उसी दाम में कंपनीज को बेचेगा जो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। बड़ी कंपनीज को यह फायदा है कि रॉ मटेरियल्स को लेकर वो पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हैं। इससे डोमेस्टिक सप्लाई चेन और मजबूत हो जाती है, जो कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, इसका मतलब यह कानून मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी को किसानों से बड़ी कंपनीज को ट्रांसफर कर देगी। बड़ी कंपनीज किसानों से उसी रेट में उत्पादन खरीदेंगी जिस रेट में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, चाहे मार्केट में उस प्रोडक्ट का रेट कम ही क्यों ना हो गया हो। इस तरह यह कहा जा सकता है कि यह कानून किसानों को एक तरह का शील्ड या कवच देगा जो उन्हें मार्केट अस्थिरता से बचाएगा। नंबर 4, यह कानून जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एनकरेज करता है, वहीं कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देगा। इसके दो फायदे हो सकते हैं। एक तो यह कि कृषि उत्पादन की डोमेस्टिक सप्लाई चेन स्ट्रांग होगी और साथ ही साथ किसानों को अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए बेहतर तकनीक भी मिल पाएगी। नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत जब बड़ी बड़ी कंपनीज किसानों के खेतों से प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट खरीदेंगी तो इससे किसानों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मार्केटिंग की कॉस्ट कम होगी और साथ ही साथ इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। नंबर 6, इस कानून के अंतर्गत न तो किसानों की जमीन को गिरवी रखा जा सकता है और न ही उनको बेचा जा सकता है। इस तरह यह एक्ट किसानों को सुरक्षा भी देता है। यह बिल एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म को क्रिएट करने का प्रावधान रखता है जो किसानों और दूसरी पार्टी के बीच में होने वाले डिस्प्यूट्स को सेटल करेगी। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत कई डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। केस 1, हालांकि किसान और बड़ी कंपनीज दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से बाध्य होती हैं, फिर भी ऐसा हो सकता है कि किसान किसी कारण से उस फिक्स डेट को कंपनी को प्रोडक्ट्स न दे पाए। इस केस में कंपनी किसान की कंप्लेन कर सकती है। केस 2, ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स डेट आते आते संबंधित कंपनी बैंकक्रप्ट या दिवालिया हो जाए या किसी और कारणवश किसानों से प्रोडक्ट्स न खरीद पाए। ऐसे केस में किसान कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। इस तरह के केसेस को रिजॉल्व करने के लिए इस कानून में एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का प्रोविजन है। सबसे पहले कोई भी डिस्प्यूट बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन में आता है। अगर 30 दिन के भीतर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो पार्टीज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर फिर भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो केस एपिलेट अथॉरिटी हेडेड बाय कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर को ट्रांसफर हो जाता है। इस कानून का भी संसद के अंदर और संसद के बाहर विरोध हुआ। आइए जानते हैं इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क। क्रिटिक्स का यह मानना है कि हालांकि ये एक्ट किसानों को प्राइस एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है, लेकिन फिर भी इस एक्ट में प्राइस फिक्सेशन का कोई फिक्स्ड मैकेनिज्म नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत बड़ी कंपनीज के मुकाबले किसान वीक प्लेयर होंगे और ऐसा हो सकता है कि वह किसी दबाव में आके अच्छा मूल्य नेगोशिएट न कर पाए। साथ ही साथ एमएसपी जैसा सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत इंक्लूडेड नहीं है। अपने पक्ष में सरकार का कहना है कि इस कानून के अंतर्गत किसानों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वे बड़ी कंपनीज के साथ अपनी चॉइस के मुताबिक अपने सेल प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अधिकतम 3 दिनों के अंदर उनको उनका भुगतान भी मिल जाएगा। नंबर 2, अपोजिशन का यह भी कहना है कि शायद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को नुकसान हो क्योंकि बड़ी कंपनीज उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने में इच्छुक ना हो। इस डाउट को हटाते हुए सरकार का यह कहना है कि इस कानून के अंतर्गत करीब 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएंगे जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को एक साथ लाएंगे जिससे वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हिस्सा बन सके। इसका मतलब इस कानून के अंतर्गत संस्थागत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी ताकि छोटे और बड़े दोनों किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य मिल पाए। नंबर 3, क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग डिस्प्यूट के समय फार्मर्स के कंपैरिजन में प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि डिस्प्यूट रिड्रेसल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसडीएम और कलेक्टर के हाथों में है, जहां पॉसिबिलिटी है कि मनी और पावर के प्रेशर में वे निर्णय बड़ी कंपनीज के फेवर में दे। अपने जवाब में सरकार का कहना है कि इस कानून के अंतर्गत डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म इम्पार्शियल होगा अथवा पूरी तरह निष्पक्ष होगा। इस कानून को भी राजनीतिक रंग दिया गया। जहां एक और अपोजिशन पार्टीज ने इसका विरोध किया तो वहीं कुछ किसान संगठन भी इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। ये कहा गया कि यह बिल कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेटाइजेशन का दौर लेके आएगा जिसमें बड़ी कंपनीज का जबरदस्त दबदबा होगा। आशंका जताई गई कि बड़ी कंपनीज आपस में कार्टेल या गुट बनाकर किसानों से एक निश्चित प्राइस में उत्पादन खरीद लेंगे। यदि ऐसा होता है तो किसानों की नेगोशिएटिंग पावर खत्म हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई उद्देश्य नहीं रह पाएगा। एमएसपी के इशू में कांग्रेस पार्टी ने इस कानून को काला कानून या डेथ वारंट फॉर फार्मर्स कह डाला।
कुछ विपक्षीय पार्टीज ने इस कानून को एंटी फार्मर एक्ट बताया, जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यानी फूड और एग्रीकल्चरल सेक्टर में कॉर्पोरेट ग्रुप्स का डोमिनेशन हो जाएगा। राजनीतिकरण की बात करें तो बीजेपी की अलाई शिरोमणि अकाली दल की मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने इस कानून के प्रोटेस्ट में रेजिग्नेशन तक दे डाला। वहीं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने सेंटर को कोर्ट तक ले जाने की धमकी दे दी। आइए जानें इन सवालों के जवाब में सरकार का क्या कहना है। सरकार का यह मानना है कि यह कानून कृषि क्षेत्र की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को खत्म करने का प्रयास है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत जहां किसान आमदनी या इनकम अनसर्टेनिटी से मुक्त हो जाएगा, वहीं बड़ी कंपनीज रॉ मटेरियल्स की सप्लाई की अनसर्टेनिटी से मुक्त हो जाएगी। इस तरह यह एक विन विन सिचुएशन होगी। जहां तक एमएसपी के इशू की बात है, सरकार का कहना है कि पहले कानून में यह कहा गया है कि किसान के पास अब एक चॉइस है, चाहे तो वो अपना प्रोडक्ट मंडी के अंदर बेचे जहां उसे एमएसपी की सुविधा भी मिलेगी, या मंडी के बाहर प्राइवेट कंपनीज को। इसका मतलब एमएसपी सिस्टम पहले की तरह कंटिन्यूड रहेगा। इसीलिए यह भी कह सकते हैं कि इन दोनों कानूनों को एक साथ देखने और समझने की आवश्यकता है। सरकार मानती है कि इस कानून का एम है इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर में ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में साइंटिफिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, मॉडर्न टेक्निक्स आए और एग्रीकल्चर और ज्यादा मॉडर्न हो पाए। आइए अब कुछ सजेशंस पर बात करते हैं। नंबर 1, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को और अधिक पार्टिसिपेटिव बनाने के लिए उसमें सरकारी अफसरों के अलावा इलेक्टेड पंचायत मेंबर्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। नंबर 2, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया, एमएसपी को एक लीगल राइट बनाना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अरेंजमेंट में किसान का अनड्यू एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नंबर 3, किसानों को एक्सप्लॉयटेशन से प्रिवेंट करने के लिए इस सेक्टर में एक गवर्नमेंट प्लेयर जैसे कि मंडी को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि प्राइवेट कंपनीज आपस में कार्टेल फॉर्म न कर पाए। यह एक्ट वास्तव में काफी इफेक्टिव लगता है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े जितनी भी प्रॉब्लम्स को हमने उठाया, उन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान इस एक्ट में देखा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लैंड फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हिस्सा बनने के लिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कोऑपरेटिव या जॉइंट फार्मिंग कर सकते हैं। इससे लैंड फ्रेगमेंटेशन का इशू रिजॉल्व हो सकता है। ये कानून एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को एनकरेज करता है। न्यू हार्वेस्टिंग और इरिगेशन टेक्निक्स आने से अब ये सेक्टर वेदर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत अब कंपनीज खुद किसानों के पास प्रोडक्ट्स को खरीदने आएंगी। इसके दो फायदे हो सकते हैं। हिली या डेजर्ट एरियाज में किसानों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खत्म हो जाएगी और दूसरा, मिडिलमैन या बिचौलिए एलिमिनेट हो जाएंगे। साथ ही साथ ये सिस्टम किसानों को इनकम सर्टेनिटी और कॉर्पोरेट्स को सप्लाई सर्टेनिटी प्रोवाइड करेगा। पहला एक्ट जहां किसानों को चॉइस देता है कि वो मंडी में सेलिंग करें जहां एमएसपी की सुविधा है, वहीं ये एक्ट मंडी से बाहर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैकेनिज्म क्रिएट करता है। Thus, both the act should be seen in totality. दोनों ही एक्ट्स का अगर प्रॉपर गाइडलाइंस और सेफगार्ड्स के साथ इंप्लीमेंटेशन हुआ तो इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। हमें विश्वास है कि ये एक्ट भी इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रोग्रेस करने में मददगार होगा। Thanks for watching our video. If you want us to keep making such informative videos, please like, share and subscribe our channel. Aradhya, the gateway of knowledge. Till then, goodbye, take care and stay safe.